हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IP एडुकेटर फॉर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। यस स्टूडेंट्स, MCQ की सीरीज में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन बताना होता है। राइट, सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो ये बता दूं आपको कि हम IP का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 टू पूरे चैप्टर नंबर 8। राइट, जितने भी चैप्टर्स है सभी के आपके टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। साथ ही हमने यहाँ पर इसके असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, NCERT सॉल्यूशंस, 1 शॉट रिविजन्स विद दी प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लिया है। जो भी स्टूडेंट न्यू है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है YouTube प्लेलिस्ट की, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स को, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी डाउनलोड करके उसे प्ले स्टोर से भी एक्सेस कर सकते हो। राइट, सो तीनों जगह से आप 100% फ्री सारे वीडियो लेक्चर्स को किसी भी सब्जेक्ट के कितनी भी बार देख सकते हो, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 के MCQs देखा था, जिसमें हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा था, डेटाबेस क्या होता है। राइट, और उसमें हमने डेटाबेस कीज क्या होती हैं, डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, उस पर बेस्ड MCQs देखे थे। और आज इस वीडियो में हम DBMS सॉफ्टवेयर में जिस लैंग्वेज की मदद से आप कोड करते हो, जिस लैंग्वेज की मदद से आप डेटाबेस टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हो, उनमें चेंजेस करते हो, अपडेशन करते हो, उस लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। उस लैंग्वेज पर बेस्ड क्या MCQs हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो SQL, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बन जाता है, जिसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेरी लैंग्वेज तो याद रह जाता है, लेकिन एस का फुल फॉर्म भूल जाते हैं। सो याद रखो स्ट्रक्चर्ड क्यों? क्योंकि डेटाबेस टेबल्स आप जब क्रिएट करते हो तो उसमें टेबुलर फॉर्मेट में आप डेटा इंसर्ट करते हो। टेबुलर फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में वहां डेटा होता है। इसीलिए उस स्ट्रक्चर्ड वे को क्रिएट करने के लिए जिस लैंग्वेज का आप यूज करते हो DBMS, RDBMS में, वो SQL होती है। अब इस चैप्टर में हमने यहाँ पर डिटेल में समझा था SQL क्या होता है, इसके कितने स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके फीचर्स के बारे में समझा था। ओके, अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है आपको, Which of the following attributes can be considered as a choice of primary key? ऑप्शन आंसर आपने देख लिया था, है ना। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आप प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस में से देखो, नेम, स्ट्रीट, रोल नंबर, सब्जेक्ट। सो हम ये मान के चले ये किसी एक टेबल के क्या हैं, ये किसी एक टेबल के कॉलम्स हैं, तो इन कॉलम्स में से आप किससे प्राइमरी की बनाओगे। तो प्राइमरी की प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, प्रीवियस चैप्टर के MCQs में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। वो कॉलम जिसकी यूनिक वैल्यूज होती है, क्या होती है, यूनिक वैल्यूज होती हैं। मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू जो कॉलम अलाउ नहीं करता है, यूनिक वैल्यूज को अलाउ करता है। साथ ही हम यहाँ पे समझ ले कि वो कॉलम जिसमें आप कोई भी नल वैल्यूज नहीं एंटर कर सकते हो, मतलब उस कॉलम की कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर एंटर करना है, वैलिड ही होना चाहिए वो वैल्यूज। ठीक है, तो पर्टिकुलर वो कौन सा कॉलम होगा यहाँ पर, नेम रिपीट हो सकते हैं, स्ट्रीट, एड्रेस भी रिपीट हो सकते हैं, रोल नंबर, किसी भी 2 स्टूडेंट के रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकते हैं ना, रोल नंबर हमेशा यूनिक ही रहेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट भी रिपीट हो सकते हैं। सो रोल नंबर C इज द कॉलम जिसे आप प्राइमरी की बना सकते हो। सो करेक्ट आंसर C हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ चॉइस फॉर प्राइमरी की। अब यहाँ पे कुछ आपको अगेन कॉलम्स दिए हुए हैं और अब आपको क्या बताना है, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है इन ऑप्शंस में से जिसे आप कंसीडर नहीं कर सकते हो एज ए प्राइमरी की। ठीक है, जिस कॉलम को आप प्राइमरी की नहीं बना सकते हो। पहले क्वेश्चन में पूछा था जिसे आप प्राइमरी की बना सकते हो, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कैन नॉट पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ID, लाइसेंस नंबर, डिपार्टमेंट ID या स्ट्रीट। सो देखो यहाँ पर ध्यान से, जिस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी टेबल के कॉलम में यूनिकली यदि रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो प्राइमरी की बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता है, ये हमें अच्छे से क्लियर है। रोल नंबर, ठीक है, यदि हम एम्प्लॉय की बात कर लें तो एम्प्लॉय का नंबर। ठीक है, यदि हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर
ड्राइविंग जिसमें व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो व्हीकल का नंबर हो सकता है, ये सब प्राइमरी की बन सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो डिपार्टमेंट आईडी हो सकता है, कोर्स टेबल की बात करें तो कोर्स आईडी हो सकता है, कोर्स नंबर हो सकता है ना। जैसे आपकी हमारी बात करें तो हमारा आधार नंबर होता है जो कभी रिपीट नहीं होता, तो वो भी प्राइमरी की बन सकता है। ओके, सो वो पर्टिकुलर कॉलम किसी भी टेबल का जो यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है वो आपका प्राइमरी की बन सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपको आईडी बोला है, लाइसेंस नंबर बोला है, डिपार्टमेंट आईडी बोला है, तो ये सभी, ये जो तीनों है ये प्राइमरी की बन सकते हैं। लेकिन मैं यदि आईडी की बात कर ले, सपोज कोई कॉलेज के स्टूडेंट की टेबल बनी हुई है जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स की डिटेल दी हुई है, तो स्टूडेंट का आईडी है, ठीक है, तो आईडी जो है जिसमें कभी भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि दो स्टूडेंट के सेम आईडी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो यूनिक वैल्यूज होगी, तो आईडी प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है। लाइसेंस टेबल है जिसमें लाइसेंस नंबर है, लाइसेंस किसको दिया हुआ है, उसका नाम है, फर्दर डिटेल्स हैं, तो लाइसेंस नंबर भी कभी रिपीट होता है क्या, नहीं रिपीट होता है, यूनिक होता है हमेशा। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी रिपीट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये तीनों आपके क्या हो सकते हैं, प्राइमरी की बन सकते हैं। दिस ऑल एट्रीब्यूट्स कैन बी प्राइमरी की, बट स्ट्रीट ये रिपीट हो सकता है, दो स्टूडेंट एक सेम जगह पर रह सकते हैं, सेम स्ट्रीट में रह सकते हैं ना, सो इसकी वैल्यू रिपीट हो सकती है, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, इट कांट बी प्राइमरी की, ये प्राइमरी की आप नहीं बना सकते हो, सो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की, किसी टेबल में कोई एक एट्रीब्यूट फॉरेन की है, तो पहले फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है या नहीं है, ये बता दो जल्दी से। है क्लियर? क्या क्लियर है फॉरेन की का कंसेप्ट? कि हम मान के चलते हैं एक टेबल है, ये किसी टेबल की यहाँ पर प्राइमरी की है, और इस प्राइमरी की को आप किसी और टेबल में यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर कॉलम क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। भाई टेबल में प्राइमरी की होती है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है, ये इस टेबल की प्राइमरी की है और यहाँ पर भी एक प्राइमरी की डिफाइन की हुई है, राइट, यहाँ भी एक प्राइमरी की डिफाइन की हुई है। लेकिन जब आप किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल में यूज करते हो, तो वो यहाँ पर आकर क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। क्या बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है। ये हमने अच्छे से पता है, फॉरेन की डेफिनेशन पता है। सो एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की इफ इट इज द डैश की इन द अदर रिलेशन। आंसर मैंने बता दिया है, कैंडिडेट, प्राइमरी, सुपर या सब। कोई फॉरेन की किसी रिलेशन की वो क्या होगी, किसी और अनदर रिलेशन की प्राइमरी की होगी, ना कि कैंडिडेट, सुपर और सब की। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट आंसर, कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में आप एज ए फॉरेन की एक्सेस करते हो, ठीक है, सेम कॉलम को। फोर्थ, कंसीडर द टेबल विद स्ट्रक्चर एज। क्या पूछा है आपसे? यहाँ पे एक क्वेरी आपको दी हुई है ना, ये एक क्वेरी है जिसमें एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। कौन सी टेबल? तो ध्यान से देखो, स्टूडेंट टेबल को यहाँ क्रिएट किया हुआ है ना, और साथ ही उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का आईडी होगा, उसका नाम होगा, उसका डिपार्टमेंट नेम होगा और टोटल क्रेड होगा, ठीक है। ये कुछ 4-5 कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम। क्या कि एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट होगी जिसमें कुछ 4 कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। कौन कौन से? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और टोटल क्रेड करके ये कुछ 4 कॉलम्स हैं। ये हमें इस क्वेश्चन से समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म अ प्राइमरी की। तो इस चारों एट्रीब्यूट्स में से आपको बताना है कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की फॉर्म करेगा, मतलब कौन सा कॉलम है इन चारों में, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और इसमें जो प्राइमरी की के लिए वैलिड होगा, जो प्राइमरी की बन सकता है। नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम सॉरी, या टोटल क्रेडिट्स या आईडी। सो ऑब्वियस यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को ही आप क्या बनाओगे, इसे ही आप प्राइमरी की बनाओगे, है ना, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा, 2 स्टूडेंट के सेम आईडी नहीं होंगे, इसे आप नल नहीं रख सकते, इसकी वैल्यूज हमेशा कुछ ना कुछ लिखोगे। जब भी कोई नई एंट्री होगी तो आप सबसे पहले आईडी ही लिखोगे और फिर फर्दर उसकी डिटेल को एंटर करोगे, राइट। समझ में आ गया? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? DID। क्लियर? फिफ्थ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। SQL का क्या फुल फॉर्म होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। सो कंफ्यूज करने के लिए आपको इतने सारे ऑप्शंस लिखे रहेंगे, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। S फॉर स्ट्रक्चर्ड, Q फॉर क्वेरी एंड L फॉर लैंग्वेज। यदि ये वर्ड का मतलब आपको पता है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। कि DBMS में आप क्रिएट करते हो डेटाबेसेस। क्या क्रिएट करते हो? डेटाबेसेस।
और ये डेटाबेसेस में होती हैं बहुत सारी टेबल्स, ठीक है। सो टेबल्स में आप क्या करते हो, रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा एंटर करते हो। तो रो कॉलम के फॉर्मेट में जब डेटा होता है तो ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्रिएट करने के लिए, हम जिस सिस्टम का, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो DBMS होता है। और इस सॉफ्टवेयर में जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। और अब इस टेबल को आपको क्रिएट करना है, इसमें डेटा लिखना है, मैनेज करना है, अपडेट करना है, जो भी करना है उसके लिए क्वेरी लिखी जाती है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, गलत मत करके आना एग्जाम में आए तो, है ना। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL? DDL का क्या फुल फॉर्म होता है? डायनेमिक डेटा लैंग्वेज, डिटेल्ड डेटा लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेरिवेशन लैंग्वेज। ये सब प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। वहाँ भी आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों चैप्टर है तो एक ही ना। वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट समझा और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन है कुछ, राइट। और यहाँ पे आप कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखोगे साथ में। सो DDL का क्या फुल फॉर्म होता है? जैसे कि आपको पता है कि SQL है ना, जिसमें आप टेबल वगैरह क्रिएट करते हो, डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो SQL स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो कुछ स्टेटमेंट्स हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था DDL, दूसरा था DML, तीसरा था TCL। बेसिकली जो यूज होते हैं जनरली वो DDL DML ही यूज होते हैं, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हो, टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो उसमें डेटा। सो DDL का क्या मतलब है, ये तो पता चल गया कि DDL एक SQL का स्टेटमेंट है ना। वो कमांड्स है जिनकी मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो टेबल जब आपको क्रिएट करना होती है तब हम DDL का यूज करते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है कि रोल नंबर, नेम, क्लास, एक स्टूडेंट टेबल के कॉलम्स हो सकते हैं, इनकी ये वैल्यूज हो सकती है। मतलब रोल नंबर आपका कैसा हो सकता है, नंबर टाइप का हो सकता है, इसका साइज ही हो सकता है। जब आप ये सारी चीजें डिफाइन करते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो। तो जब आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो जिस लैंग्वेज की मदद से, वो DDL स्टेटमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें आपका क्रिएट आ जाता है स्टेटमेंट, ओके, जिसकी मदद से आप डेटाबेस या टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टेबल के स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हो ऑल्टर कमांड के थ्रू। सो DDL का क्या फुल फॉर्म हो गया यहाँ पर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से आप, DDL स्टेटमेंट्स की मदद से आप SQL लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकते हो, डेटा को डिफाइन कर सकते हो, टेबल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। सो C इज द करेक्ट आंसर, गलत मत करना, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, C के अलावा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें अब, डन। What does DML stands for? जैसे मैंने अभी बताया कि SQL स्टेटमेंट का अनदर एलिमेंट कौन सा होता है, DML। DML का क्या फुल फॉर्म होता है, डेटा डिफाइन करने के लिए DDL स्टेटमेंट होता है। अब डेटा में चेंजेस करने होते हैं, आपने सपोज टेबल क्रिएट कर दी, स्टूडेंट टेबल है ना, उसमें रोल नंबर भी आपने इंसर्ट कर दिए, नेम भी इंसर्ट कर दिए, आपने स्टूडेंट टेबल में 5 रिकॉर्ड एंटर किए हैं। अब सपोज मैं बोल रही हूँ कि 5वें नंबर का जो स्टूडेंट है जिसका नाम श्याम है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, उसका फोन नंबर चेंज हो गया है। तो आप क्या कर रहे हो, अब टेबल में जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसको चेंज कर रहे हो, उसमें अपडेशन कर रहे हो। या सपोज मैंने बोला 4th नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो स्कूल छोड़ के जा चुका है, तो उसकी एंट्री डिलीट कर दो, तो आप डिलीशन कर रहे हो, अपडेशन कर रहे हो। मतलब आप कुछ ना कुछ टेबल में मैनिपुलेशन कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, किसमें, टेबल की वैल्यूज में। टेबल में जो रिकॉर्ड्स आपने एंटर करें उसमें चेंजेस कर रहे हो। तो जब टेबल के रिकॉर्ड्स में चेंजेस करने होते हैं, टेबल के रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना होता है, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन जैसा कुछ काम होता है, या टेबल में से वैल्यूज को एक्सेस करना होता है। या सपोज मैंने बोला कि जितने स्टूडेंट क्लास 5 में हैं उनकी डिटेल मुझे दे दो, या जितने स्टूडेंट्स पर्टिकुलर जिन्होंने क्लास में टॉप किया है उनकी डिटेल मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप टेबल से वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हो, रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हो, ये सब जब आप काम चाहते हो तो इनके लिए जिस टाइप के स्टेटमेंट को आप यूज करते हो वो DML स्टेटमेंट होते हैं। सो उसका फुल फॉर्म डिफरेंट मोड लेवल होगा, डेटा मॉडल लैंग्वेज होगा, डेटा मॉड लेन होगा, या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होगा। सो अब जैसा मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट लग रहा है हमें, D, दैट इज डेटा को, टेबल में, डेटाबेसेस में जो डेटा है उसे आप मैनिपुलेट कर रहे हो जिन स्टेटमेंट के थ्रू, वो लैंग्वेज आपकी कहलाती है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें जो स्टेटमेंट आ जाते हैं वो आपके सिलेक्ट, इंसर्ट, ठीक है, और कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, अपडेट स्टेटमेंट। सो ये जो स्टेटमेंट है इनकी मदद से आप टेबल में चेंजेस कर सकते हो, टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हो। 8th क्वेश्चन, विच इज द सबसेट ऑफ SQL कमांड्स
यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटाबेस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग टेबल्स। क्या पूछा है यहाँ पे, विच इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। सबसेट बताना है आपको एसक्यूएल कमांड्स का जिसकी मदद से आप मैनिपुलेट कर सकते हो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, जिसमें आपके टेबल भी इंक्लूड होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बताने से पहले ऑप्शंस देख लो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या बोथ ए एंड बी। तो आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो जिस एसक्यूएल कमांड के थ्रू, सो वो होगा आपका यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ध्यान रखो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, क्या बोला है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मतलब मैं ऐसा कुछ बताती हूँ आपको यहाँ पर टेबल में कि एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपने रोल नंबर, नेम और क्लास, ये 3 कॉलम बनाए। ठीक है, अभी यहाँ हमने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, अभी आपने सिर्फ डिफाइन किया है। तो डीडीएल का क्रिएट स्टेटमेंट, डीडीएल का क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू आपने क्या किया, ये पूरा डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करने हैं इस स्ट्रक्चर में, आपने यहाँ डिफाइन किया रोल नंबर को, रोल नंबर आप लोगे नंबर टाइप का और 3 से डिजिट से ज्यादा का रोल नंबर आप असाइन नहीं करोगे। ठीक है, नेम आप लोगे कैरेक्टर टाइप का और 20 कैरेक्टर से ज्यादा आप असाइन नहीं करोगे। ये आपने डिफाइन किया है हर एक कॉलम को। ठीक है, अब इसमें आपको चेंजेस करने हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि भाई रोल नंबर, अब स्टूडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, टेबल में एंट्री ज्यादा हो रही है, तो रोल नंबर आपके 4 डिजिट के होना चाहिए। ठीक है, तो जब रोल नंबर 4 डिजिट के हो गए तो यहाँ पर तो एंट्री नहीं होगी क्योंकि आपने डिफाइन किया हुआ है 3। तो आपको इसको चेंज करना है, आपको इस कॉलम के डेफिनेशन को चेंज करना है, आपको इस टेबल के कॉलम के स्ट्रक्चर को बदलना है। अब आप क्या चाहते हो कि इसका साइज 3 से 4 सेट हो जाए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, ऑल्टर कमांड का। तो कहीं ना कहीं ये ऑल्टर कमांड भी डीडीएल में इंक्लूड हो रही है क्योंकि आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना चाह रहे हो। राइट, तो क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे कि विच इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये मैनिपुलेट देखकर डीएमएल टिक मत करना, यहाँ पे बोला है मैनिपुलेट डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में यदि चेंजेस करना है तब आप डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करोगे। वही यदि मैंने ऐसा बोला होता कि यहाँ पे 3, 4, 5 एंट्रीज हैं, ठीक है, अब ऐसा कहा है मैंने कि 4th नंबर वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, 4th नंबर वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, 5th नंबर वाले स्टूडेंट के नाम में सरनेम ऐड कर दो, ऐसा कुछ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, या फिर मुझे नेम और क्लास चाहिए, सिर्फ इतना डिटेल चाहिए। तो जब आप रो को, जब आप रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करते हो तब डीएमएल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। तब कौन से डीएमएल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज कि टेबल के रिकॉर्ड्स में यदि चेंजेस करते हो तो डीएमएल स्टेटमेंट यूज होते हैं, और टेबल को या टेबल के कॉलम में चेंजेस करते हो तो डीडीएल स्टेटमेंट यूज होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 9th, which of the following sub languages of SQL is used to define the structure of the relation, deleting relations and relating schemas? क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। यहाँ पर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल के जो सब लैंग्वेजेस है, एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स है, वो आपको बताना है जो कि यूज होता है, दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन का, टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जिसमें आप टेबल को डिलीट कर सकते हो, इवन आप उसमें स्कीमा मतलब टेबल का स्ट्रक्चर भी रिलेट कर सकते हो। डीएमएल, डीडीएल, क्वेरी या रिलेशनल स्कीमा। अगेन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डीडीएल होगा क्योंकि बात हो रही है आपकी यहाँ पर टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने की, टेबल को डिलीट करने की। टेबल को डिलीट करना वो भी आपका डीडीएल में ही आएगा, और टेबल के स्ट्रक्चर को रिलेट करना, चेंज करना। सो कौन सा होता है वो, डीडीएल स्टेटमेंट। अब डिलीट करने के लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, डीडीएल के ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम पढ़ा है ना स्टेटमेंट, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, टेबल पूरी डिलीट कर सकते हो। सो वो भी आपके डीडीएल की कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट, which of the following sub language of SQL is used to query information from the database and to insert tuples into, delete tuples from and modify tuples in the database? अब tuples को किस नाम से जानते हैं हम, रोज और रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे किस में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आप रो को, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है, आप रो या रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो, या आप नई रो या रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हो। आप मॉडिफाई, इंसर्ट, डिलीट कर सकते हो किससे, रिकॉर्ड को, जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स आपने एंटर करें उसे। तो उसके लिए कौन से एसक्यूएल की सब लैंग्वेज का यूज करते हो, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्वेरी या रिलेशनल स्कीमा। सो यहाँ करेक्ट होगा आपका ए, दैट इज डीएमएल स्टेटमेंट। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब तो सारी चीज क्लियर हो गई होगी होप। डीडीएल, डीएमएल से रिलेटेड अब कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से आंसर लिखकर आ जाओगे क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने ये चीज आपको क्लियर की है। नाउ
कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? ये स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है आपको, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल या इंटीग्रिटी कांस्टेंट? सो क्या स्टेटमेंट है, पढ़े। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम वर्कर आईडी इंटीजर। सबसे पहला वर्ड देखो क्या लिखा है, क्रिएट, मतलब यहां पे आप क्या क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद देखो टेबल, कि यहां आप टेबल क्रिएट कर रहे हो। तो जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप एक टेबल को क्रिएट कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो। सो वो किस कैटेगरी में आता है, डीएमएल में, डीडीएल में या डीसीएल में? सो वो आपका डिफाइन होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी डीडीएल से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट होगी, सिर्फ एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसमें 2 कॉलम होंगे। एक तो नेम कॉलम होगा जिसमें कैरेक्टर टाइप वैल्यूज आएंगी, और दूसरा कॉलम होगा आपका आईडी जिसमें टीजर टाइप की वैल्यू आएगी। अभी वैल्यूज नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टेटमेंट से एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है कि आपने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट की है जिसमें 2 कॉलम्स हैं। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, ये किस स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं हम? डेटा डेफिनेशन में, कि आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। सो डीडीएल। और क्रिएट स्टेटमेंट किस कैटेगरी में आता है? डीडीएल की कैटेगरी में ही आता है। ये कमांड, क्रिएट कमांड जो है वो डीडीएल स्टेटमेंट की होती है। सो ऐसा क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। हो सकता है कि डीडीएल स्टेटमेंट ऊपर दिया हो, नीचे ऑप्शंस लिखे हो, क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, तो आपको सही ऑप्शन बताना हो, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट देखो आप, कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? अगेन आपको कंसीडर करना है इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को, ठीक है। सेमीकोलन लगाना है हर एक क्वेरी के बाद, और बताना है कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है। क्या लिखा है स्टेटमेंट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट स्टेटमेंट देखो सबसे पहले ये किस कैटेगरी में आता है? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल या इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिलेक्ट कमांड से क्या आप कुछ डिफाइन कर रहे हो या आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो? नहीं। सिलेक्ट कमांड से आप टेबल में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, टपल्स हैं, रोज हैं, उन्हें एक्सेस कर रहे हो। टेबल में जो डेटा है उसे रिट्राइव कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्ट कमांड की मदद से। या फिर कुछ डेटा में आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डेटा को एक्सेस करने वाले हो, तो वो सिलेक्ट, अपडेट इन्हीं कमांड के थ्रू होता है ना। डिलीट कमांड, ये सब आपकी किस में आती है? जिसमें मैनिपुलेशन, इंसर्शन, डिलीशन होता है, रोज का, रिकॉर्ड्स का, टपल्स का, वो आपकी आती है डीएमएल कमांड की कैटेगरी में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज डीएमएल, क्योंकि सिलेक्ट कमांड की मदद से आप कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हो, यहाँ जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसे आप एक्सेस कर रहे हो, एग्जिस्टिंग जो टेबल में रिकॉर्ड्स हैं उन्हें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। आगे देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट के बाद ये स्टार। तो इस स्टार की कहानी बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। स्टार का क्या मतलब है? इस स्टार का मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज की कॉलम, रोज जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आप सब एक्सेस करना चाहते हो। सपोज एम्प्लॉय टेबल में 50 एम्प्लॉयज की डिटेल है और 4 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका फोन नंबर। तो 50 एम्प्लॉयज के पूरे 4 कॉलम आपको दिखेंगे जब आप स्टार से एक्सेस करोगे। स्टार का मतलब होता है ऑल डिटेल्स फ्रॉम टेबल। टेबल से आप सारे रो और सारे कॉलम्स को एक्सेस करने वाले हो, ऑल रो एंड कॉलम्स। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल से आप पूरा रिकॉर्ड को एक्सेस करने वाले हो, सारे रो कॉलम को, ये डिफाइन करता है स्टार। क्लियर, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट 13, द डेटा टाइप्स care of n and worker of n are used to create dash and dash types of string or text fields in a database। अब आ गए हम डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स भी पढ़े थे हमने, है ना, डेटाबेसेस में कैर, वॉरकेर, इंटीजर, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े थे। सो यहाँ पर कैर और वॉरकेर ये यूज किए जाते हैं टू क्रिएट डैश एंड डैश टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग और टेक्स्ट फील्ड्स इन अ डेटाबेस। तो ये तो क्लियर है आपको, कैर और वॉरकेर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है कि कैर और वॉरकेर ये जो दोनों हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? कैर आपकी कैरेक्टर वैल्यूज को शो करता है, कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं। वॉरकेर आपके अल्फा न्यूमेरिक को शो करता है। अल्फा न्यूमेरिक समझ रहे हो? अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर, कैरेक्टर सब। मतलब सपोज मैं बताऊं आपको कि आपने कॉलम, नेम कॉलम लिया, ठीक है, स्टूडेंट नेम ले लिया या एम्प्लॉय नेम ले लिया, तो वहां पे आप कैर या वॉरकेर दोनों डिफाइन कर सकते हो।
लेकिन सपोज आपने एड्रेस वाला कॉलम लिया, तो एड्रेस वाले कॉलम में आप सिर्फ कैर डिफाइन नहीं कर सकते हो। कैर डिफाइन तभी होगा जब सिर्फ एड्रेस स्ट्रिंग में होगा, कैरेक्टर में होगा। लेकिन वहीं एड्रेस में यदि कुछ स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर और फिर एड्रेस में आगे आपका स्ट्रीट का नेम, सिटी का नेम है ना, कंट्री नेम, ये यदि आप मेंशन कर देते हो तो आपका नंबर और अल्फाबेट सब, जब दोनों चीजें होती है जिस भी कॉलम में, तो वहां आप डेटा टाइप वॉरकर डिफाइन करते हो। पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस यहां होता है कि कैरेक्टर, देखो सपोज नेम वाला कॉलम है एक टेबल में, ठीक है, स्टूडेंट नेम की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है। अब इस नेम कॉलम में हम क्या बता रहे हैं कि ये नेम वाला कॉलम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को लेगा और 10 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नाम एंटर करा जो कि 10 कैरेक्टर्स तक ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं, तो आपने यहाँ पे RAM राम एंटर किया। बाकी के जो कैरेक्टर्स है, बाकी की जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा नाम आपने एंटर किया सपोज श्याम, तो यहां भी कुछ कैरेक्टर्स बच गए, ये भी क्या हो गए वेस्ट। कब हुए ये? जब आपने यहां डिफाइन किया था कि नेम वाला कॉलम कैरेक्टर टाइप वैल्यू ले रहा है। लेकिन वहीं यदि आप यहां पे वॉरकर डिफाइन करते हो इन प्लेस ऑफ कैर, क्या डिफाइन करते हो? वॉरकर। तो वॉरकर में क्या होगा? वॉरकर में ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस यहां वेस्ट नहीं होगी, ये स्पेस किसको दे दी जाएगी? ये स्पेस इसके बाद जो आ रहा है ना नाम, वहां दी जाएगी। मतलब यहां पर राम नाम आ गया, जो बचे यहाँ के कैरेक्टर्स हैं वो स्पेस यहां पर आ जाएगी, श्याम को अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। सो क्या समझ में आया है यहाँ पर वॉरकर और कैर से कि कैरेक्टर जो होता है वो फिक्स्ड लेंथ का होता है। कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वहां पे जितनी भी लेंथ आप दे रहे हो वो फिक्स्ड लेंथ है, ठीक है। और वॉरकर जो होता है वो वेरिएबल लेंथ होता है। मतलब यहाँ यदि आपने 10 से 3 कैरेक्टर का नाम भी लिखा है तो बाकी के बचे जो 7 कैरेक्टर है वो नेक्स्ट वाले नेम के लिए अलॉट हो जाएंगे। फिर यहाँ यदि कम या ज्यादा होता है तो नेक्स्ट बचते हैं तो फिर नेक्स्ट वाले पर्टिकुलर नेम को अलॉट हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल लेंथ होता है वॉरकर डेटा टाइप। लेकिन कैर जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ का डेटा टाइप होता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, कैर वाला जो डेटा टाइप होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, नंबर्स को नहीं। लेकिन वॉरकर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि द डेटा टाइप्स कैर ऑफ एन एंड वॉरकर ऑफ एन आर यूज्ड टू क्रिएट डैश एंड डैश टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग टेक्स्ट फील्ड्स इन अ डेटाबेस। कैर कैसे टाइप की फील्ड्स क्रिएट करता है और वॉरकर किस टाइप की स्ट्रिंग या टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट करता है? फिक्स्ड, इक्वल, इक्वल वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल या वेरिएबल इक्वल। सो कैर फिक्स्ड टाइप का डेटा टाइप होता है और वॉरकर वेरिएबल टाइप का डेटा टाइप होता है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गई बात आपकी? सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, जैसा मैंने समझाया। ओके, नाउ 14th, अ टेबल 1 has 2 text fields defined as below। एक टेबल है जिसका नाम है टेबल 1, उसमें 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं। कौन कौन सी 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं? पहली है नेम 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और दूसरी है नेम 2। देख रहे हो आप ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर क्रिएट टेबल वगैरह वो सब आएगा। तो जो आपके टेबल में जो फील्ड्स क्रिएटेड है, 2 टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएटेड है, एक नेम 1 है, एक नेम 2 है। अब इनका डेफिनेशन देखो, नेम 1 में वॉरकर टाइप वैल्यू आएगी, यहाँ पे जितने भी नेम एंटर करोगे वो सब वॉरकर टाइप वैल्यूज के होंगे और 20 कैरेक्टर्स लेंगे। लेकिन नेम 2 में जितने भी आप एंटर करोगे नेम वो कैरेक्टर टाइप के होंगे और 28 वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ जितने नेम होंगे वो कैरेक्टर टाइप के होंगे और 28 साइज के होंगे, 28 कैरेक्टर्स तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। इफ नेम 1 स्टोर्स वैल्यू एज एना एंड नेम 2 स्टोर्स वैल्यू एज अनुज। देखो वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको समझाई राम श्याम वाले एग्जांपल से प्रीवियस क्वेश्चन में, वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है कि नेम 1 आपका किस टाइप का है? नेम 1 आपका है वॉरकर टाइप का, ठीक है। कैसा है? वॉरकर टाइप का। और नेम 2 कैसा है? नेम 2 है आपका कैरेक्टर टाइप का। यहाँ पे इसका साइज हमने 20 कैरेक्टर्स दिया हुआ है, यहाँ इसका साइज हमने 28 कैरेक्टर्स दिया हुआ है, ध्यान रखना। अब नेम 1 में आप एना नाम एंटर करते हो, क्या एंटर करते हो? एना। तो यहाँ पे ये 3 कैरेक्टर का नाम है, बचे हुए कितने? 17 कैरेक्टर्स, क्योंकि ये वॉरकर है और वॉरकर वेरिएबल लेंथ का होता है डेटा टाइप। तो बचे जो 17 कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट के लिए अलॉट हो जाएंगे। लेकिन नेम 2 में जब आप स्टोर करते हो अनुज, क्या स्टोर करते हो यहाँ? अनुज। और ये किस टाइप का है?
कैरेक्टर टाइप का 28 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे जो बचे हुए कैरेक्टर है वो फिक्स्ड है। नेक्स्ट के लिए फिर 28 कैरेक्टर अलॉट होंगे, भले ही यहाँ पे जो बची हुई स्पेस है वो वेस्ट हो रही हो या नहीं, कुछ भी वो मैटर नहीं करता कैरेक्टर को। जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे नाम, यदि वो 28 कैरेक्टर से कम का होगा तो ओके, तो भी वो फिक्स्ड उतनी ही लेंथ यहाँ अलॉट की जाएगी। So then name 1 will consume dash characters and space and name 2 will consume dash characters और space, ये आपको बताना है। क्लियर? सो नेम 1 में एना नाम का कैरेक्टर आपने यहाँ पे एंटर किया है, नेम एंटर किया है, 20 का स्पेस है, राइट? क्या है? 20 का स्पेस है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर नेम 1 में कितने कैरेक्टर्स कंज्यूम किए हैं? 3 कैरेक्टर्स। कितनी स्पेस कंज्यूम किए? 3, क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ है। बच्चे जो 17 वो नीचे वाले नेम को अलॉट हो गए। और सिमिलरली इसी तरीके से नेम 2 में कैरेक्टर की लेंथ 28 थी, तो यहाँ पूरे 28 कैरेक्टर्स अलॉट हुए, जिसमें से 4 लेटर्स में नाम आया है, 4 लेटर्स में अनुज नाम आया है, राइट? और बच्चे जो लेटर्स हैं, बच्चे जो 24 लेटर्स हैं वो वेस्ट हुए हैं, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नेम 1 विल कंज्यूम डैश कैरेक्टर्स स्पेस एंड नेम 2 विल कंज्यूम डैश कैरेक्टर्स स्पेस। सो नेम 1 ने 3 कंज्यूम किया है और नेम 2 ने कितना कंज्यूम किया है, ये आपको बताना है यहाँ पर कि नेम 2 ने कितना कंज्यूम किया है। ऑप्शंस देखो, 320, 24, 2020, 3, 4। सो ऑब्वियस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 320। क्यों होगा करेक्ट आंसर 320? क्योंकि देखो वॉरकेर आपका लेता है 1 बाइट ओनली ईच कैरेक्टर, और ये जो आपका कैरेक्टर ये 2 बाइट लेता है। क्लियर? क्या लेता है? 2 बाइट लेता है। सो यहाँ पर एना जो था 20 कैरेक्टर्स में से 3 कैरेक्टर्स लिया 1 बाइट के अकॉर्डिंग, और कैर में अनुज जो था, ठीक है, यहाँ पे जो पूरे कैरेक्टर मिले ये 2 बाइट के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर होता है, तो 8 तो ये हो गए, 28 में से 8 माइनस करा तो 20 कैरेक्टर्स हो गए। तो समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से कि कैर फिक्स्ड लेंथ होता है, वॉरकेर वेरिएबल लेंथ होता है, और कैसे कैरेक्टर्स और किसके अकॉर्डिंग ये आंसर जनरेट हुआ है। नाउ नेक्स्ट 15th, कंसीडर फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? क्या बोला है? कंसीडर फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट। ये SQL स्टेटमेंट कंसीडर करो, ध्यान से देखो और बताओ ये किस टाइप का है। इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यूज, और आगे आपको कुछ वैल्यूज दिख रही है, 10211, श्रेया, बायोलॉजी 66000, ठीक है? सो इंसर्ट जो कमांड है वो किस कैटेगरी में रखी जाती है? प्रोसीजर, DML, DCL या DDL? पढ़ चुके हैं हम। इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर टेबल में आपको इंसर्ट करनी है वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? ये तो ये 4 कॉलम की वैल्यूज है जो इंस्ट्रक्टर टेबल में आपको इंसर्ट करनी है। जब वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है, रिकॉर्ड्स को, रोज को टेबल में इंसर्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका DML स्टेटमेंट होता है। सो इंसर्ट क्या हो गया आपका? DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि हम यहाँ टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? टेबल के रिकॉर्ड्स को एंटर कर रहे हो। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, दैट इज DML लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट? नेक्स्ट, which of the following keywords will you use in the following query to display the unique values of a column department name? क्वेश्चन ध्यान से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी? इस क्वेरी में आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे जिसकी मदद से आप यूनिक वैल्यूज देख पाओगे, जिसकी मदद से आप कॉलम की यूनिक वैल्यूज देख पाओगे? क्वेरी लिखी हुई है सिलेक्ट, टेबल में से कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करना है, सिलेक्ट कमांड यूज हुआ। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ताकि आप डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम कौन से टेबल से? फ्रॉम कंपनी, कंपनी टेबल से डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम की वैल्यू आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यूनिकली देख सकते हो, ठीक है? क्या एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी नाम की टेबल है, ठीक है? इस कंपनी नाम के टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है? सपोज यहाँ पे कंपनी का आईडी है, कंपनी का नेम है, यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम है, ये डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम की बात करें। अब कंपनी में सपोज एम्प्लॉई है, ठीक है? एम्प्लॉई है, एम्प्लॉइज की डिटेल, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम है, ऐसा समझ लो। एम्प्लॉई आईडी 101 एम्प्लॉई का नाम आ गया, 102 एम्प्लॉई का कुछ नाम है, 103 एम्प्लॉई आईडी उसका कुछ नाम है। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि जो 2 एम्प्लॉइज हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और 103 वाला परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और 104 वाला अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है? अब हमें सिर्फ डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम चाहिए,
और इसमें सेल्स परचेस अकाउंट और इस तरीके से और इंप्लॉयज होंगे, तो भाई एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल इंप्लॉयज काम कर सकते हैं, तो इंप्लॉयज की डिटेल है इस पर्टिकुलर टेबल में। तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम चाहिए, वो भी बार बार रिपीट ना हो, यूनिक शो हो, कि अगर एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है तो इस टेबल के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट के नाम आपको दिखे, जितनी बार टेबल में रिपीट हुए वो रिपीटेशन ना दिखे। तो आपने सिलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट नाम वाला कॉलम, आपको डिपार्टमेंट नेम चाहिए फ्रॉम टेबल नेम कंपनी। अब यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, ऑल, फ्रॉम, डिस्टिंक्ट या नेम। सो यहाँ पे आप चाहते हो कि यूनिक वैल्यूज आपको दिखे, उसके लिए आप डिस्टिंक्ट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, डिस्टिंक्ट का। तो यहाँ कौन सा कीवर्ड यूज होगा, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करेगा, 2 बार सेल्स था ना, तो एक ही बार दिखाएगा, यूनिकली दिखाएगा, सेल्स, परचेस, अकाउंट, ये 3 ही आपको नाम शो होंगे। ठीक है, भले टेबल में 50 एंट्री हो, लेकिन यदि 4 ही डिपार्टमेंट है तो 4 ही नाम आपको शो होंगे, भले वो रिपीट हो रहे हो डिस्टिंक्ट की मदद से। लेकिन वहीं यदि आपको सारे डिपार्टमेंट के नाम चेक करना है, जितनी बार रिपीट हुए हो रिपीटेशन के साथ, ऑल, तब आप डिस्टिंक्ट की जगह पर ऑल यूज करोगे। दोनों बता दिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। डिस्टिंक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, देखो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट 17th क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑफ कॉलम डिपार्टमेंट नेम। वही देखो, अभी जो मैंने बताया सेम क्वेश्चन डिस्टिंक्ट के लिए था, अब ऑल के लिए पूछा है। तो सिलेक्ट डैश डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी। अब ऑल दी वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी है, तो किसका यूज कर लेंगे हम, ए, ऑल। और यदि डिस्टिंक्ट वैल्यूज डिस्प्ले करवानी होती है तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम 2 बार सेल्स रिपीट हो रहा है तो 2 बार आपको दिखेगा एज ए आउटपुट, आपको दोनों बार सेल्स शो होगा। यदि परचेस 3 बार रिपीट हो रहा है तो आपको 3 बार परचेस शो होगा, है ना। इस तरीके से आपको सारे रिकॉर्ड्स, कॉलम की पूरी वैल्यूज दिखेगी, चाहे वो रिपीट हो रही हो या नहीं हो रही हो। डिस्टिंक्ट में रिपीटेड वैल्यू नहीं शो होती है, यूनिक शो होती है। 18th क्वेश्चन, डैश द क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी allows us to select only those rows in the result that satisfy a specified condition। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि कौन सा क्लॉज है जिसका आप यूज करते हो सिलेक्ट क्वेरी में। सिलेक्ट क्वेरी में आप इनमें से किन क्लॉज का यूज करते हो जिसकी मदद से वो क्लॉज आपको अलाउ करता है टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज, जिसकी मदद से आप सिर्फ उन्हीं रो को सिलेक्ट करते हो जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल में 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट की डिटेल है। अब मैंने ऐसा बोला कि मुझे 4th नंबर के स्टूडेंट की, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 4 है, वो 4 वाले रोल नंबर के स्टूडेंट की मुझे पूरी डिटेल चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं टेबल के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हो, तो आपने क्वेरी लिखी सिलेक्ट, ठीक है, स्टार, आपको पूरी डिटेल चाहिए ना स्टूडेंट की, स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखा स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा जल्दी बताओ, इस क्वेरी को लिखने से तो पूरी टेबल दिखेगी, सारे रो सारे कॉलम। अगर 5 रिकॉर्ड है तो पूरे 5 रिकॉर्ड दिखेंगे, 5 रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स की डिटेल। लेकिन मैंने क्या बोला, मेरी क्वेरी ये है कि मुझे 4th रोल नंबर वाले स्टूडेंट की डिटेल चाहिए। तो हमने एक कंडीशन रखी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट के साथ में एक क्लॉज का यूज कर देते हैं। जब आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी रहती है तो उस क्लॉज का नाम आप यहाँ लिखोगे और साथ में लिखोगे रोल नंबर इज इक्वल्स टू 4। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज का नाम आपको बताना है कि जहां पर रोल नंबर 4 होगा उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल, ऑल डिटेल शो करें, ठीक है। तो मैंने अभी हिंदी में नाम बताया है, अब ऑप्शंस में से आप बता दो क्या यूज होगा, वेयर, फ्रॉम, हैविंग या लाइक। सो यहां यूज होगा वेयर। स्टूडेंट टेबल से पूरी डिटेल, ऑल डिटेल सिलेक्ट हो जहां पर रोल नंबर 4 होगा। सो वेयर क्लॉज इज यूज्ड to select those rows in the result that satisfied specific condition। ये हो गई आपकी specific condition, इस condition को satisfy कर रहा है कौन सा clause, where clause, और उसी के according आपको टेबल से आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। So A is the correct answer, that is where। Okay. Now 19th question, dash clause of a following query must be added with keyword dash to display the fields given in the selected list as per given condition। ठीक है, कौन सा क्लॉज है जो इस क्वेरी में आपको दिख रहा है जिसको ऐड किया जाता है कीवर्ड के साथ में, जिसकी मदद से आप डिस्प्ले करवा सकते हो फील्ड्स को, ठीक है। और फील्ड्स को जब आपको डिस्प्ले करवाना है तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिस्प्ले करवा सकते हो। उसके लिए हम पहले क्वेरी पढ़ते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ सकेगा और इजीली, है ना। सिलेक्ट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी,
मल्टीप्लाई 1.1 वेयर इंस्ट्रक्टर। सो ये क्वेरी पढ़ के क्या आपको समझ में आ रहा है, सिलेक्ट कमांड का यूज किया है। ओके, एक डीएमएल स्टेटमेंट है। सिलेक्ट कर रहे हो आप आईडी वाले कॉलम को, नेम वाले कॉलम को, डिपार्टमेंट नेम को और सैलरी वाले कॉलम को। और सैलरी वाले कॉलम में जो शो होगी वैल्यू आपको 1.1 के मल्टीप्लाई के साथ शो होगी। तो किसी टेबल के आप इन 4 कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सी टेबल के, टेबल का नाम आपको यहां कहीं दिख रहा है ना। टेबल का नाम हम स्पेसिफाई करते हैं फ्रॉम टेबल नेम लिखकर, तो हमें फ्रॉम नहीं दिख रहा है, यहां हमें दिख रहा है वेयर। तो वेयर का यूज किया जाता है कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए, है ना। और यहां पे लिखा है इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर हमें समझ में आ रहा है कि एक टेबल का नाम है ना। सो यहां पे आएगा आपका फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और ये वेयर इसके बाद यूज होगा कि वेयर जहां पे आपको फिर जो कोई कंडीशन लगानी होगी वो कंडीशन आप यहां स्पेसिफाई करोगे। सो करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, सिलेक्ट कमांड लिखते हो आप, यहां पे आप अपना कॉलम का नाम लिखते हो, फ्रॉम यहां पे आप लिखते हो फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, ठीक है, वेयर और फिर आप यहां स्पेसिफाई करते हो कंडीशन। सिलेक्ट जो भी कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं, फ्रॉम जिस भी टेबल से आपको ये कॉलम सिलेक्ट करने हैं, वेयर जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इन कॉलम्स को सिलेक्ट करवाना है। ये सही फॉर्मेट होता है सिलेक्ट कमांड का कि सिलेक्ट कॉलम का नाम, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, यहां सारे कॉलम आ जाएंगे, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल वेयर जो भी कंडीशन होगी, वेयर इंस्ट्रक्टर इज इक्वल्स टू, या जो भी आपको डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू, जो आपको क्वेरी लगानी है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेयर हैविंग, सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर फ्रॉम या वेयर सिलेक्ट। सो डैश क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी मस्ट बी एडेड विद कीवर्ड, है ना, डैश टू डिस्प्ले द फील्ड्स गिवन इन द सिलेक्टेड लिस्ट एज पर द गिवन कंडीशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज वेयर और फ्रॉम, कि ये फ्रॉम लगाना ही है और वेयर लगाना है आपको इस जगह पर। इन दोनों की डेफिनेशन ही यहाँ पर ऊपर आपको दी हुई है कि वेयर क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी मस्ट बी एडेड विद कीवर्ड फ्रॉम टू डिस्प्ले द फील्ड्स गिवन इन द सिलेक्टेड लिस्ट एज पर द गिवन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कंटेन्स एन एरर। अब आपके सामने 4 क्वेरीज लिखी हुई हैं, इन क्वेरीज को ध्यान से पढ़ना और बताना है कि किसमें एरर है, कौन सी रॉन्ग लिखी हुई है, किसमें एरर आ सकती है, ठीक है, कौन सी क्वेरी गलत है, ठीक है। सो गलत क्वेरी पता करने के लिए हमें पहले सही क्वेरी पता होना चाहिए। हमें हर एक कमांड का, जो एसक्यूएल कमांड है इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। सिंटेक्स पता है तो कभी भी आप कोई भी क्वेरी ना गलत नहीं लिखोगे, ये तो कंफर्म है। और सिंटेक्स वगैरह सब मैंने डिटेल में समझाया है डियर स्टूडेंट्स, एक एक कमांड को हमने प्रॉपर सिंटेक्स एग्जाम्पल के साथ समझा है विद द प्रैक्टिकल। सो जिस भी स्टूडेंट ने ये चैप्टर नहीं समझा है ना, बिलीव में आपको ये एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, आई एम श्योर। तो पहले चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स को देखो, प्रैक्टिकल्स को देखो, फिर आप ये एमसीक्यू सॉल्व करना, आपसे चुटकियों में सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ओके, सो क्वेरी पढ़ ले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ओके, इतना तो क्लियर लिखा है और सही भी लिखा है, वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल्स टू 10003। सो सेमीकोलन भी लगा है, यहां पे तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, ठीक है। दूसरी देखो, सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना भी करेक्ट है कि एम्प्लॉय टेबल से आपको ईएमपी आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। वेयर जहां पे ईएमपी आईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी 10006 से सेमीकोलन भी लगाए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताना है जो करेक्ट नहीं है, जिसमें एरर आएगी। सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, ये भी करेक्ट है, एम्प्लॉय टेबल से आपको ईएमपी आईडी सिलेक्ट करना है, सेमीकोलन भी लगा है। बच्ची फोर्थ यही रॉन्ग होना चाहिए, देखते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी वेयर, भाई फ्रॉम कहां गया, जहां से आपको इस एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस एंड लास्ट नेम इज दिस। आ गई मेरी बात समझ में? इसके प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रॉम ही मिसिंग था और यहां भी फ्रॉम मिसिंग है। सो डी वाली जो क्वेरी है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। इसी क्वेरी में एरर आएगी क्योंकि यहां आपने फ्रॉम क्लॉज का यूज नहीं किया है कि आप सिलेक्ट करवाना चाहते हो एम्प्लॉय आईडी को फ्रॉम ईएमपी टेबल, टेबल का नाम तो मेंशन ही नहीं करा, जहां पर एम्प्लॉय आईडी 1009 और लास्ट नेम एम्प्लॉय का गुप्ता होगा, उसी एम्प्लॉय आईडी को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रॉम टेबल, कौन सी टेबल से, सो देयर इज एन एरर, टेबल नेम मिसिंग लाइक ऐसा कुछ आएगा, या टेबल और व्यू डजंट एग्जिस्ट लाइक दिस। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन क्वेरी विच कीवर्ड हैज टू बी इंसर्टेड। अगेन आपके सामने क्वेरी है और बताना है कि यहाँ पे आप कौन सा कीवर्ड इंसर्ट करोगे जहां ब्लैंक दिख रहा है। क्वेरी पढ़ लेते हैं, देखो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट क्वेरी है, डीएमएल क्वेरी है, ठीक है। इंसर्ट करना है आपको रिकॉर्ड्स, कहां पर, इनटू
एम्प्लॉय टेबल में आपको एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। कौन से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है? तो यहां पर आपकी एक पर्टिकुलर कीवर्ड मिसिंग है, इन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है 1002 कॉशर और 2000। ये 3 रिकॉर्ड्स आपको एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करना है। तो यहां पे कौन सा कीवर्ड मिसिंग है? टेबल, वैल्यूज, रिलेशन या फील्ड? जल्दी बताओ। सो यहाँ पे मिसिंग है आपका वैल्यूज, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में आपको इंसर्ट करनी है वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? ये तीनों वैल्यूज, राइट। सो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? बी, दैट इज वैल्यूज। यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखना जरूरी है। ओके, यही सही सिंटेक्स, इसलिए बोल रही हूं कि सिंटेक्स यदि आपको पता है हर एक कमांड का कि सिलेक्ट डैश फ्रॉम टेबल नेम, आपको ये पता है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज आपको ये पता है कि सिंटेक्स यदि आपको क्लियर है तो आप कोई भी कमांड में एरर तो यूं ही पता लगा सकते हो, राइट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी। अगेन आपके सामने क्वेरी है और क्वेरी में कुछ ब्लैंक स्पेस है। क्वेरी पढ़ ले पहले। सिलेक्ट नेम कॉमा इंस्ट्रक्टर नेम कॉमा कोर्स। क्या बोला है? सिलेक्ट करना है आपको 3 कॉलम, नेम वाला कॉलम, इंस्ट्रक्टर नेम वाला कॉलम, कोर्स वाला कॉलम, ठीक है। डैश आईडी भी सिलेक्ट करना है फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल, इंस्ट्रक्टर टेबल से सिलेक्ट करना है ये सब। टू डिस्प्ले द फील्ड हेडिंग कोर्स विद अ डिफरेंट हेडिंग एज आईडी which keyword must be used here to rename the field name। मतलब आईडी को आपको किसी और नाम से शो करवाना है ना। आईडी को आपको किसी और नाम से, सपोज आइडेंटिटी के नाम से शो करवाना है। जब आपकी ये क्वेरी रन हो तो आईडी नहीं शो हो, आईडी के प्लेस पे कुछ और शो हो। तो टू डिस्प्ले द फील्ड हेडिंग कोर्स विद द डिफरेंट, सॉरी आईडी को नहीं, कोर्स को। क्वेश्चन में पढ़ लो क्या लिखा है, कोर्स लिखा हुआ है। टू डिस्प्ले द फील्ड हेडिंग कोर्स विद द डिफरेंट हेडिंग एज आईडी which keyword must be used here to rename the field name। मतलब कोर्स को आपको आईडी की तरह शो करवाना है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एलियास, कि एलियास कैसे क्रिएट करते हैं। कॉलम नाम टेबल में सपोज एक टेबल है इंस्ट्रक्टर वाली, अच्छे से समझना, ये इंस्ट्रक्टर टेबल है। इस इंस्ट्रक्टर टेबल में नेम है, इंस्ट्रक्टर नेम है, कोर्स है, ओके। अब इस कोर्स को जब आप एग्जीक्यूट, मतलब इस टेबल को जब आप सिलेक्ट करवाते हो तो कोर्स को आप आईडी की तरह एक्सेस करना चाहते हो। कोर्स ना दिखे, आईडी दिखे, लाइक इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो आप कॉलम का नाम दूसरे नाम से एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल टेबल में वो वही रहेगा। सो यहाँ पे किस कीवर्ड का आप यूज करोगे? फ्रॉम, रीनेम, एज या ज्वाइन। सो यहाँ यूज होगा एलियास के लिए एज, कि आप टेबल का एलियास नाम क्रिएट कर सकते हो। सो सी इज द करेक्ट आंसर एज। इसका प्रैक्टिकल भी किया है हमने, क्लियर। 23rd, विच ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग। देखो ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज है। पैटर्न मैचिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? पैटर्न समझते हो? जैसे कि स्टूडेंट टेबल में नेम वाला कॉलम है, अब नेम वाले कॉलम में फर्दर स्टूडेंट के नेम एंटर है। अब मैंने ऐसा बोला जिन स्टूडेंट के नेम एस लेटर से स्टार्ट होते हैं, एस लेटर से स्टार्ट होते हैं, उन स्टूडेंट की पूरी डिटेल मुझे चाहिए। सो एस से स्टार्ट होने वाला सुनील, संजय, सुमित, इससे स्टार्ट होने वाले, एस से स्टार्ट होने वाले सारे नाम आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग एस से स्टार्ट होने वाले सारे नाम, ये एक पैटर्न मैंने बताया। कॉलम में जो वैल्यूज है उसमें एक पैटर्न के अकॉर्डिंग वैल्यूज आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। या फिर मैंने ऐसा बोला कि जिन भी स्टूडेंट के सरनेम शर्मा है वो मुझे मिल जाए, उनकी पूरी डिटेल मुझे मिल जाए, राइट। सो ऐसे जब आप पैटर्न के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो, है ना, सो वो भी पॉसिबल है एसक्यूएल में, जिसके लिए हम जिस ऑपरेटर का यूज करते हैं वो कौन सा ऑपरेटर है, वही इस क्वेश्चन में आपको बताना है। बिटवीन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, एग्जिस्ट ऑपरेटर, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर की मदद से ही आप पैटर्न मैच कर पाते हो। यहाँ पर आपके 2 कैरेक्टर यूज होते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर्स, है ना। सो वो वाइल्ड कैरेक्टर आपके स्टार हो सकते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है, परसेंटेज हो सकता है, क्लियर। सो उसी के अकॉर्डिंग आप सर्चिंग करवा सकते हो। अंडरस्कोर भी होते हैं, बहुत सारे वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे जो जनरली यूज होते हैं वो यही होते हैं, क्लियर। मैंने बोला एस से स्टार्ट होने वाले सारे आपको चाहिए, तो एस के आगे हमने लगा दिया परसेंटेज, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड में। सो एस से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम होंगे ना टेबल में सब शो हो जाएंगे। और लाइक प्रेडिकेट के बाद हमने लिख दिया क्वेरी में, तो क्वेरी में कुछ इस तरीके से लाइक प्रेडिकेट का या लाइक ऑपरेटर का यूज किया जाता है। 24th क्वेश्चन, विच ऑपरेटर टेस्ट्स कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा। कौन सा ऑपरेटर है जो कि डेटा की एब्सेंस को, जो कि डेटा की एब्सेंस के लिए टेस्ट करता है, ओके। मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि टेबल में नल वैल्यू है
ये टेस्ट करना है, टेबल में नल वैल्यू है, ये टेस्ट करना है, टेबल में किस कॉलम में नल वैल्यूज हैं, किस कॉलम में नल वैल्यूज आपको दिख रही हैं, वो यदि आपको चेक करवाना है तो उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो, एग्जिस्ट, नॉट, इज ऑपरेटर, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे यूज होता है इज ऑपरेटर, ठीक है। इज ऑपरेटर चेक करता है कि टेबल में नल वैल्यू है कि नहीं, इज नल, नॉट नल, ऐसे करके ऑपरेटर इज नॉट, इस तरीके से ये यूज किए जाते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी होते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है। 25th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, क्वेरी आपके सामने है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास वेयर सब्जेक्ट डैश नल। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक क्वेरी लिखी हुई है, सिलेक्ट नेम, आपको नेम सिलेक्ट करना है क्लास टेबल से, क्लास टेबल से नेम सिलेक्ट करना है जहां पर सब्जेक्ट कॉमा डैश नल, जहां पर सब्जेक्ट कॉमा डैश नल, ओके। विच कंपैरिजन ऑपरेटर में बी यूज्ड टू फिल द ब्लैंक इन द अबव क्वेरी, लाइक, इज नॉट, बोथ, बी एंड सी। आपको क्लास टेबल से नेम सिलेक्ट करना है जहां पे सब्जेक्ट वाले कॉलम में नल वैल्यू है या नल वैल्यू नहीं है। दो ही चीजें सिलेक्ट करवा सकते हो कि सब्जेक्ट वाले कॉलम में या तो इज नल वैल्यू है या इज नॉट नल, या नल वैल्यू नहीं है। उन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट के नेम शो होंगे। सो यहाँ पे लाइक, इज नॉट में क्या आ सकता है, दोनों वैल्यू आ सकती है ना इस ब्लैंक पे। सो डी, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप सब्जेक्ट वाले कॉलम में यदि यूज कर लेते हो यहाँ पर इज का और नल वैल्यू होती है तो नल वैल्यू वाले ही रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे, और इज नॉट का यूज कर लेते हो तो नल वैल्यूज छोड़कर सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ पे, सारे नाम आपको यहाँ शो हो जाएंगे। आ रही बात समझ में ना, इज नॉट का भी प्रैक्टिकल किया है। सो देख लो, डी, बोथ, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पैटर्न डैश 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 मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ दिस 3 characters like this matches any string of this 3 characters। बहुत ध्यान से समझ लो, द पैटर्न दिस, यहाँ पे आपको 3 डैशेस दिख रहे हैं, ये पैटर्न मैच करेगा एनी स्ट्रिंग को ऑफ डैश 3 कैरेक्टर्स। और इस तरीके से यदि हमने लिखा है डैश 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 परसेंटेज मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ डैश 3 कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये एक्चुअली यूज हो रहा है यहाँ आपका लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर ही क्या करता है, लाइक ऑपरेटर ही आपका इस तरीके से पैटर्न मैच करता है। तो परसेंटेज और डैश का क्या मतलब हुआ, परसेंटेज एटलीस्ट चेक करता है और डैश 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 मल्टीपल, एग्जैक्टली वही कैरेक्टर्स आपके सर्च होंगे, ठीक है। इससे प्रैक्टिकली भी हमने समझा है बहुत डिटेल में। सो ये किसको शो कर रहा है, ये पैटर्न बेसिकली एग्जैक्टली और एटलीस्ट को, परसेंटेज एटलीस्ट को शो कर रहा है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ स्टूडेंट्स, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है और इसको मैंने समझाया भी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से है। एक एक वीडियो में हमने प्रैक्टिकल के साथ हर चीज़ को समझा है। ओके, सो यहाँ पे फिनिश हुए हमारे क्या MCQs, क्लियर। सो सभी चैप्टर्स के हमने MCQs कंप्लीट कर लिए। ये MCQ सीरीज हमारी यहाँ पे फिनिश होती है, जिसमें हमने चैप्टर 1 से 8 तक सारे MCQs कर लिए हैं। अभी जिम्मेदारी आपकी है कि आप सारे MCQs को अच्छे से पढ़ो, समझो, ताकि आप एग्जाम में यदि इनसे रिलेटेड कोई MCQ आए तो आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ K-12 बल्कि आप CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स भी। मतलब यदि आप चाहते हो इस तरीके के सारे MCQs या सैम्पल पेपर्स के आपको एक प्रॉपर बुकलेट मिल जाए, या किसी सब्जेक्ट की आपको बुक या ई बुक चाहिए, सो वो पॉसिबल है। क्या करना है उसके लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक करना, उसमें आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को फिल करना। जिस भी किसी सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, IT, IP, जिस भी किसी सब्जेक्ट की बुक चाहिए आपको, आप वहां पे रिक्वायरमेंट फिल करना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।